गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आदित्य और हम कवर कर रहे हैं रीजन असर्शन सीरीज को, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां से आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, रीजन असर्शन के डर को भी खत्म करेंगे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे हम अपने इन टर्म्स में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एग्ज़ाम हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं और कॉन्फिडेंस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए, चैप्टर 3 को पूरी तरह से कवर करना है हमें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आएंगे अपने फर्स्ट असर्शन पे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारे फर्स्ट असर्शन में। द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगेन, द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो हमारा टाइम ऑफ कोलिजन होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, वो डिक्रीज कर जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो आप मेरी बात समझिएगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ऐसे टाइम पे जो कोलिजन हमारा हो रहा होगा वो भी क्या होगा, कम टाइम में होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारा असर्शन क्या है, करेक्ट। आते हैं हम अपने रीजन में और पढ़ेंगे व्हाट इज अवर रीजन। एट इंक्रीज्ड टेम्परेचर, average speed of the electrons which act as a carrier of current increases, exact, resulting in more frequent collision। इसलिए collision और भी ज़्यादा frequent हो जाता है, स्पीड से हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट हो, और अगर दोनों चीज़ें करेक्ट हैं तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। गेट इट? ओके, बढ़ते हैं अपने अगले असर्शन पे। व्हाट्स अवर नेक्स्ट असर्शन? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ मेटल्स आर पॉजिटिव। जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट मेटल्स के होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है क्या, अल्फा। ये डिफाइन कैसे होता है, तो डिफाइन होता है ये R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1, ब्रैकेट में लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज द T2 माइनस T1। ठीक है, दैट्स योर टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है किसके लिए, मेटल्स के लिए। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं रीजन पे, ऐसा क्यों, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन मेटल्स। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, चलो, अगर मैं इस बात को यहाँ पे अप्लाई करूँ कि अगर मैंने T1 टेम्परेचर रखा जिससे मुझे R1 रेजिस्टेंस मिला, और अब अगर मैं T2 टेम्परेचर ले जाता हूँ जिससे मुझे R2 मिलता है, और इनके अकॉर्डिंग R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा होनी चाहिए और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऐसी कंडीशन में अगर R2 इज R1 से ज़्यादा हुआ तो ये जो डिफरेंस है वो क्या क्रिएट करके देगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करके देगा। इसका मतलब असर्शन भी सही हो गया और रीजन भी सही हो गया। तो रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन किया है, तो चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। गेट इट? चलें नेक्स्ट पार्ट पे, पढ़ते हैं अपने अगले सेशन को। चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन बट विद अ स्टडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं वो किसी एक्सेलरेशन के साथ ना मूव करके वो मूव कर रहे होते हैं विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, जो जिगजैग मोशन होता है ना, जिसकी वजह से करंट का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आप चलोगे कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करूँ तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे हो रहा होता है। क्लियर? तो वो जिगजैग मोशन तो करते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वो एक सिंगल डायरेक्शन को भी फॉलो करते हैं। तो जो वो सिंगल डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे, दैट्स वाई कि हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है। लेकिन ये जो जिगजैग मोशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जिगजैग मोशन होता ज़रूर है और ये एक्सेलरेटेड भी होता है, क्योंकि इसमें कोलिजन होगा तो आप अपनी वेलोसिटी लूज करोगे, फिर एक्सेलरेट होगे, फिर लूज करोगे। तो दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड, लेकिन ये करंट बनाकर हमें नहीं देता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो करंट जो बन के मिल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो रही है, वो बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं, मैं वो कहूँगा कि वो एक्सेलरेटेड ना होके एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, जिसकी रेंज 10⁻⁻⁴ से -5 के आसपास की होती है। क्या बात समझ गए? तो अब मैं क्या बोलूँगा, असर्शन इज करेक्ट। आगे बात समझ में? ठीक है, रीजन पे चलते हैं। रीजन में क्या लिखा हुआ है, चार्ज कैरियर्स अंडरगो कोलिजन विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। ठीक है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कोलिजन करते हैं आयंस के साथ, ठीक है, और एटम्स के साथ। ये बात सही है, एग्जैक्ट, ये वाली भी बात हमारी सही हो गई। ठीक है, जब आप अंदर जाओगे, यानी जो ये कोलिजन वाला पार्ट है, इस कोलिजन वाले पार्ट में वो आयन से टकराएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है
अगर किसी एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर आयंस अवेलेबल है, ठीक है। फिर अनदर एटम्स भी अवेलेबल है, तो हमारा कोलिजन आयंस और एटम से कंटिन्यूअस होता रहता है। रीजन भी हमारा करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, और अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो आप किस ऑप्शन नंबर के साथ जाएंगे, ऑप्शन जाएंगे हम बी के साथ। गेट इट। चले अगले पार्ट पे पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन को। क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस 2 times drift velocity doubled। फिर से, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस 2 times, पोटेंशियल डिफरेंस को 2 times अगर इंक्रीज किया जाए, ऐसी कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है अपनी पहली वैल्यू का। ओके, एज वेल एज करंट डेंसिटी भी, यानी करंट डेंसिटी भी क्या हो रही है यहाँ पे, डबल हो रही है, ऐसी बात इन्होंने कही है। रीजन पे आते हैं, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। चलो अब हम अपनी बात को चेक करेंगे क्या इन्होंने सही बोला है या गलत बोला है, तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल का रिलेशन मुझे चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो पहले मैं लिखता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई टाउ बाय एम, दैट इट। अब देखो यहाँ पे ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे रिलेशन चाहिए पोटेंशियल से, तो अगर मैं किसी कंडक्टर जिसकी लेंथ एल हो उसके क्रॉस अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा मैं ई की जगह लिख सकता हूँ वी बाई एल। क्या लिख सकता हूँ, वी बाई एल। रिजल्ट हो गया टाउ और ये यहाँ पे हो गया एम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर मैं किसी रीजन से पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है, इस रिजल्ट में अगर मैं इसे 2 टाइम्स करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो ड्रिफ्ट का रिजल्ट है वो भी क्या हो जाना चाहिए, 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। यानी यहाँ तक तो बात मेरी करेक्ट हो गई। अब चेक करेंगे क्या करंट डेंसिटी के साथ भी ऐसा होता है, तो आइए ड्रिफ्ट और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो ध्यान से, I इज इक्वल टू होता है NeAVD, सबको पता है, दिस इज द रिलेशन ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट। तो अगर मुझे डेंसिटी चाहिए तो आपको पता है डेंसिटी डिफाइन होती है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मैं ए वाले टर्म को इधर लेके आता हूं तो दैट इज द आई बाई ए, और आई बाई ए का मतलब बनेगा एन ई वी डी। अब जरा देखो ये वाला जो पार्ट है उसे मैं क्या बोलूंगा, जे बोलूंगा, तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी डी आया, और वी डी अगर 2 टाइम्स हुआ है तो जे भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में देखो रीजन ने भी यही बात कही थी, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन और असर्शन दोनों चीजें सही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ऐसी कंडीशन में हम किस ऑप्शन नंबर के साथ जाना चाहेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो गई है, एज वेल एज करंट डेंसिटी भी डबल हो गई है, और करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसने क्या किया, करंट डेंसिटी वाले पार्ट को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन किसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा नहीं है। देखो ये ऑप्शन ए के साथ भी जाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली आप जाओगे बी के साथ। गेट इट, ओके। चलते हैं अगले पार्ट पे, पढ़ेंगे अगले सेशन को। क्या लिखा देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज कांस्टेंट। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमारा असर्शन है। रीजन पे आते हैं, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम ड्यूरिंग यूज ऑफ अ सेल। जब हम सेल को यूज कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है, यानी आपका इलेक्ट्रो जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट होता है। अब इस बात को समझो, ये आपका सेल हो गया, इसमें आपने डाले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड एक कैथोड, फिर इसमें आपने फिलअप करके रखा है इलेक्ट्रोलाइट। अब थोड़ी देर के समझना कि अगर मैं सेल यूज कर रहा हूं और ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट है ये हमेशा सेम रहे, तो क्या सेल लाइफ टाइम यूज में नहीं आएगी। हमने क्या देखा कि जब भी हम कोई सेल यूज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसका यूज खत्म हो जाता है, वो करंट बनाना बंद कर देती है। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बंद हो जाती है। सेल से हमें करंट क्यों मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों मिलती है, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन करने के लिए अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन प्रेजेंट होते हैं और वो रिएक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, दैट्स व्हाई करंट बन के तैयार होती है। अगर रीजन मेरा कह रहा है कि आयनिक कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए ड्यूरिंग यूज, तो ऐसी कंडीशन में करंट हमेशा बननी चाहिए, और अगर करंट हमेशा बनती तो सेल हमारे पास हमेशा यूज होते हैं, एक बार खरीद लिया लाइफ टाइम यूज करो। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम यहाँ से करंट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोलाइट वाला अमाउंट है वो रिड्यूस करना शुरू कर देता है, कम होना शुरू होता है। एक टाइम पे ये बिल्कुल कम हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सूख जाता है,
ठीक है, उसके अंदर की जो लिक्विडिटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट की वैल्यू भी क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। करंट ड्रॉप कर गई मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज कांस्टेंट। ये वाली बात हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई, और रीजन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगर दोनों चीजें हमारी रॉन्ग है तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। गेट इट। चलें अगले पार्ट पे पढ़ेंगे। अगले सेशन को क्या लिखा है, when 3 electric bulbs of power 200 watt, 100 watt and 50 watt, तीन बल्ब हैं 200, 100 and 50, are connected in series to a source। कनेक्टेड हैं किसी सोर्स से, किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। द पावर कंज्यूम बाय द 50 वॉट बल्ब इज मैक्सिमम। इनका कहना है कि जो 50 वॉट का बल्ब है वो ज्यादा से ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं रीजन में क्या लिखा है। इन अ सीरीज सर्किट करंट इज सेम थ्रू द ईच बल्ब। जो करंट होगी वो हर बल्ब से सेम जाएगी। एग्जैक्ट सीरीज में हमने ये पढ़ा है कि करंट क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, सबके लिए सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बल्ब इज डिफरेंट। ये बात भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने असर्शन पे और देखते हैं ऐसा क्यों होगा। समझिएगा ध्यान से, जब भी आप मार्केट से कभी भी कोई बल्ब, कोई भी अप्लायंसेस खरीद के लाओगे, ठीक है, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, ध्यान समझना क्या होती है। स्पेशली क्या मेंशन होता है, उस पर मेंशन होती है पावर, और दूसरा उस पर मेंशन होता है पोटेंशियल सप्लाई, कि कितने पे आप इसे यूज करोगे। जब भी आप कोई बल्ब लोगे किसी भी तरह की चीज, तो उसमें देखा होगा 220 लिखा होता है, ठीक है, उसकी पावर लिखी होती है 10 वॉट, 100 वॉट, 50 वॉट, 500 वॉट। तो ये दो चीजें होती हैं जो हम मार्केट से लेके आते हैं, ये दोनों वैल्यू फिक्स हैं। ठीक है, अब जैसे तुम इसे लेके आओगे और अपने सर्किट में कनेक्ट करो, यानी यूज करना स्टार्ट करोगे, तो एक तीसरी क्वांटिटी बन के तैयार होगी। जैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी तो एक तीसरी क्वांटिटी बन के तैयार होगी जो अपोज करना शुरू करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो जरा समझना, अगर मैं यहां से पावर का V के साथ रिलेशन लिखना चाहूं तो मुझे मिलेगा V²/R, यानी इन दो की वजह से एक तीसरी क्वांटिटी R ने जन्म लिया। ठीक है, अब मैं यहां से R का रिलेशन अगर पावर के साथ देखूं तो दैट इज द V²/P, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। गेट इट। अब तीनों बल्ब में देखो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो पावर P1 की सबसे ज्यादा है, फिर P2 की है, और आफ्टर देन P3 की। ऐसी कंडीशन पे अगर मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेक करना चाहूँ, रेजिस्टेंस को चेक करना चाहूँ, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो जरा देखो। तो यहाँ पे जो मेरा P1 वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो मेरा P1 वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, फिर P2 का उससे कम होना चाहिए, और P3 सॉरी उससे ज्यादा होना चाहिए, और P3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए। R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। क्या ये बात समझ में? यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन लगा रहा होगा यहाँ पे, 50 वॉट का बल्ब, फिर 100 वॉट का बल्ब, फिर 200 वॉट का बल्ब। गेट इट, समझ के बात को। ओके, अब इस एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जो कनेक्शन करके रखा है वो कनेक्शन किसमें किया, सीरीज में। देखो ये स्टार्टिंग का पार्ट है, ये हमें करना ही करना है। इसके बाद हम देखेंगे तुम सीरीज में हो, तुम पैरेलल में हो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। ये करने के बाद समझिए बात को। ओके, अब हम सीरीज में हैं तो सीरीज की खास बात क्या होती है कि करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब अगर मैं इसके लिए पावर का फॉर्मूला लिखूं जो I से मैच करता है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, I²R, और ऐसी कंडीशन में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R बनेगा। मतलब पावर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा जिसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है। अभी तक हमने क्या किया, देखो दोनों रिलेशन अपोजिट हैं, तो मैं समझा सर इसमें तो अलग बता रहा है, इसमें तो अलग बता रहा, नहीं, ये इनिशियल फेज है जहां से आप R कैलकुलेट करते हो, ये बनता है, इसमें अभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ कि सीरीज में है या पैरेलल में, नहीं। हमने पहले R चेक किया जब हम मार्केट से इसको लेके आए। अब हम इसको जिसमें कनेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या रिजल्ट परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो सीरीज में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका था, R3 का। R3 का मतलब हो गया आपके 50 वॉट का, और 50 वॉट का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो पावर भी 50 वॉट की क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या यही बात यहाँ पे लिखी है, 50 वॉट बल्ब इज मैक्सिमम कंज्यूम द पावर। तो हमारा असर्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। मेरा असर्शन करेक्ट हो गया है, मेरा रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या इस बात को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं सर, थोड़ी बहुत तो कमी रह जा रही है, इसलिए किस ऑप्शन नंबर के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। गेट इट। अगले सेशन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अ लार्ज ड्राई सेल हैज हायर ईएमएफ। जो लार्ज ड्राई सेल होती है उसका ईएमएफ बहुत ज्यादा होता है, हायर होता है। चलो इस बात को समझो, ये जो ड्राई सेल होती है इसकी खास बात क्या होती है
कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चार्ज स्टोर है तो चांसेस क्या होंगे कि ईएमएफ भी उसका ज़्यादा बने। लेकिन एक्चुअल में जो ईएमएफ का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में जो आपका ईएमएफ फॉर्म होके मिलेगा, फॉर्मेशन जो उसका होगा, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है हमारी केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, और अगर मान लो कि ये केमिकल रिएक्शन बाकी सेल की तरह हुई तो ईएमएफ मेरा ज़्यादा नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में तो ईएमएफ मेरा लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दो फेज के अकॉर्डिंग दोनों तरह से अगर हम सोचे तो सही भी है और गलत भी है। लार्ज ड्राई सेल है, ज्यादा चार्जेस हैं तो ईएमएफ बनने के भी चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसी कंडीशन में आप इसे सही बोल सकते हो। लेकिन और ज्यादा डीप जाओगे तो ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन पे। अब केमिकल रिएक्शन अगर एज इट इज बाकियों की तरह हुई जैसे बाकी सेल्स में होती है तो ऐसी कंडीशन में फिर ईएमएफ भी उसी रेशियो में बनने वाला है, तो ये बात गलत भी हो जाएगी। समझ में? तो अगर हम जाएं तो ए के साथ या बी के साथ, मतलब सही है या गलत, तो हमारे अकॉर्डिंग इसको हमें रॉन्ग बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी किसी रीजन से गलत हो रहा है तो मतलब वो गलत है फिर। समझ गए? ओके, रीजन पे चलते हैं। रीजन में कहा है द ईएमएफ ऑफ अ ड्राई सेल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। जो ईएमएफ है ड्राई सेल का वो उसके साइज के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये बात कहां तक सही है, देखो अब ये कैसे सही और कैसे गलत है ये भी समझते हैं। अगर मैं ड्राई सेल का साइज बढ़ा दूं तो जितना बड़ा साइज उसके अकॉर्डिंग उतने ज्यादा ही क्या होंगे, चार्जेस होंगे। अब जितने ज्यादा चार्जेस होंगे तो ईएमएफ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। उतना आप मटेरियल अंदर क्या कर पा रहे हो, रख पा रहे हो, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करोगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करोगे उतने ज्यादा आयंस होंगे, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा चार्ज, यानी आयंस चार्ज, और ये दोनों ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा। बात सही। लेकिन लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट कम रखा है और साइज केवल बड़ा कर दिया है तो मतलब मैंने बैटरी सेल तो बहुत बड़ी सी बना ली लेकिन इलेक्ट्रोलाइट उतना ही फिलअप किया जितना बाकियों में रहता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में रिजल्ट तो वही बनेगा। यानी ध्यान से देखा जाए तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ आयंस के, प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोलाइट के, ना कि साइज के। क्या बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? यहाँ पे साइज के बारे में बात हुई लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कोई बात नहीं। तो ऐसी कंडीशन में रीजन को भी क्या करो, रॉन्ग करो। अगर दोनों चीजें रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे, डी के साथ जाओगे। गेट इट माय पॉइंट्स? ओके, बढ़े अगले पे। अगला सेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ओम्स लॉ क्या है, हर एक कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। क्या ये बात सही है? तो क्या होते हैं कंडक्टर्स? तो कंडक्टर्स का अल्फा होता है सर पॉजिटिव होता है। चलो थोड़ा सा ओम्स लॉ में आते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, ये बात होती है। V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मेरा ग्राफ हमेशा कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि जैसे जैसे मेटल्स को कंडीशनल मतलब कंटिन्यूस अगर हम वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर रहे हैं तो टेम्परेचर रेज करता है, और जब टेम्परेचर रेज करता है तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाते। अगर मैं कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाऊं तो कंडक्टर का ग्राफ तो कुछ ऐसे चलने लगता है, चलता है ऐसे। तो क्या ये इसको फॉलो कर पा रहा है? यानी ओम्स लॉ हर कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। देखो ये लगता है लेकिन ज्यादा देर के लिए पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है। समझ गए? हाई टेम्परेचर पे इसका बिहेवियर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, रीजन में आइए। रीजन में क्या लिखा हुआ है, ओम्स लॉ इज फंडामेंटल लॉ। ओम्स लॉ कैसा लॉ है? ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है। अब ये बात समझते हैं, ओम्स लॉ क्या फंडामेंटल लॉ है। ये जो है, ठीक है, ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं, ये किस तरह का लॉ है, ये है आपका एक एम्पिरिकल लॉ। ठीक है, व्हाट इज द एम्पिरिकल लॉ? ये कैसे लॉज होते हैं? ये लॉज होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए लगते हैं। अगर आपने ओम्स लॉ देखा होगा तो ओम्स लॉ में V और I तब तक प्रोपोर्शनल है जब तक बाकी फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं हो रहे। जैसे उन्होंने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए तभी V और I प्रोपोर्शनल होंगे। आ रही बात समझ में? और यहाँ देखो टेम्परेचर तो चेंज करेगा क्योंकि कंटिन्यूस हम यूज कर रहे हैं, हीट बनेगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ओम्स लॉ फॉलो कर पाएगा? नहीं। तो ओम्स लॉ ने कंडीशन स्पेसिफिक लगाई, और जब भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन बनती है तो फिर वो यूनिवर्सल नहीं बन पाता है। यूनिवर्सल का मतलब होगा कहीं पे भी कैसे भी जाओ और अप्लाई कर दो, और कहीं पे भी कैसे में तो हर चीज़ें बदलती है, इन्वायरमेंट बदलता है, प्रेशर बदलता है, टेम्परेचर बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर भी लॉ अगर फॉलो करेगा तो वो यूनिवर्सल होगा, तब वो फंडामेंटल होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कैसा लॉ हो गया हमारा, एम्पेरिकल लॉ हो गया जो स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करता है। तो सर असर्शन गलत है, रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर
डी के साथ जाएंगे। गेट इट? चलें अगले सेशन पे। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। वोल्ट मीटर क्या होता है? पैरेलल कनेक्ट किया जाता है ना सर्किट में। क्यों? बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट सर। ऐसा क्यों होता है? रीजन ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी लार्ज। जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अगर मान लो कि तुमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मान लो कि आपने ये वोल्ट मीटर लगाया और आपने ले जाके इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया सेल और बैटरी के साथ। अब क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हाई होता है तो फिर यहाँ से कोई करंट जो है वो फ्लो करेगी नहीं, यानी कि आई की वैल्यू लगभग लगभग जीरो चली जाएगी। तो फिर आप पोटेंशियल मेजर कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, पोटेंशियल यानी वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं इसके पैरेलल में। अब इसके पैरेलल में लगाने से क्या होता है कि जो रिजल्ट यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मेशन होने वाला है किस तरह से होगा? आई इंटू आर के मल्टीपल से होगा। तो इसके पैरेलल में होने से जितना ये कंज्यूम कर रहा होता है वही रिजल्ट हम यहाँ से मेजर करके बता पाते हैं। पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, और ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलते हैं अगले असर्शन पे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। फिर से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव होती है। इसका मतलब क्या? समझो मेरी बात को। किरचॉफ लॉ कौन सा? केवीएल। केवीएल में हमने पढ़ा है कि ये कौन सा कंजर्वेशन फॉलो करता है? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करता है। अब चार्जेस अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, समझना मेरी बात को। हमने देखा कि लूप के अंदर करंट फ्लो करती है, यानी चार्जेस मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल मूव करा रहा है, यानी वर्क डन होना चाहिए। पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसने चार्जेस को लिया, ऐसे करके मूव कराया, डिस्प्लेस कराया, सब कुछ कराया। क्लियर? लेकिन ध्यान से देखो तो जो वर्क डन का रिजल्ट है वो जीरो बनने लगा। क्यों? क्योंकि हम एक क्लोज लूप में काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है तो ये इंडिकेशन का मतलब हुआ कि जो भी तुम वर्क डन करोगे उससे एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना एनर्जी रिड्यूस होगी ना इंक्रीज होगी। अगर एनर्जी कंजर्व है ऐसी कंडीशन में वर्क डन कैसे हो सकता है? मतलब वर्क डन का रिजल्ट क्या बनेगा? जीरो। अगर वर्क डन जीरो बनना है तो ये पॉसिबिलिटी कब होती है? जब हम किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। किसी लूप में फील्ड्स कैसी हैं, फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं, और सर्कुलर लूप में हो यानी क्लोज लूप में हो तो वर्क डन जीरो तो एनर्जी ही कंजर्व होगी। यानी पहली वाली बात हमारी सही होगी। चलते हैं रीजन पे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं? हम इनिशियल पॉइंट देखते हैं, फाइनल पॉइंट देखते हैं, ये नहीं देखते कि मिड में किस किस पाथ से हम मूव करते हुए गए। ठीक है, तो मेरा रीजन भी करेक्ट है, दोनों चीजें करेक्ट हैं, लेकिन क्या रीजन इस सेशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नो सर। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? बी के साथ जाएंगे। गेट इट? चलें अगले पार्ट पे पढ़ेंगे क्या लिखा है। टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन इट्स ईएमएफ ऑफ अ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कम होता है किससे? सेल के ईएमएफ से। ये कैसे पता चला? तो ईएमएफ का फॉर्मूला लिखो। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है V प्लस आई इंटू आर। आई इंटू आर क्या होता है? सेल के अंदर कंज्यूम्ड हुआ पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से V का फॉर्मूला लिखूं तो क्या मिलेगा? E माइनस आई इंटू आर। अब जरा देखो V की वैल्यू इससे कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनने, इसका मतलब ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहली वाली बात सही होगी। आ जाओ रीजन पे। Potential drop on internal resistance of a cell increases terminal potential difference. Potential drop on internal resistance of a cell increases terminal potential difference. अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ कम हो जाएगा। कैसा हो रहा है? क्या नहीं सर, कंज्यूम हो रहा है, तभी तो जो बचा हुआ है वो तुम टर्मिनल पोटेंशियल लगाते हो। ऐसा समझो कि मार्केट से सेल खरीद के लाए, अब सेल की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो है ईएमएफ। जब तक तुमने चला नहीं, जैसे तुमने सर्किट में लगाया तो पहले अंदर कुछ कंज्यूम होगा क्योंकि चार्जेस फ्लो कराने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, और जब फ्लो कराने तो उसके लिए कुछ वर्क डन चाहिए होगा, कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप। वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया फिर जितना बचेगा वो एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई किया जाता है। समझ गए? तो वैल्यू V की बढ़ रही है या गिर रही है? गिर रही है सर, कम हो रही है। क्या बात समझ में? ओके, तो मेरा रीजन क्या हो गया? रॉन्ग। असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बढ़े अगले पे पढ़ते हैं क्या लिखा, ध्यान से देखो। When Wheatstone bridge is balanced, then current through cell depends on resistance of galvanometer. क्या ये बात सही है सर? जरा बैलेंस व्हीटस्टोन क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस
लगा होता है, आपने देखा है, फिर इधर एक रेजिस्टेंस होता है, फिर एक इधर रेजिस्टेंस होता है और बीच में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना पर समझो बात को, ये गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही आपने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, जैसे ही आपने इसको बैलेंस किया तो आपको पता है कि बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट जानी है वो जीरो जाएगी, मतलब IG की वैल्यू जीरो। अगर इस पार्ट से करंट जा ही नहीं रहा है तो उसके रेजिस्टेंस से क्या हमें कोई लेना देना है? एक ऐसा पार्ट हमारे सर्किट में कनेक्ट है जहां से करंट जा ही नहीं रही, तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो, लो हो या ना हो, क्या उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो उसने कहा है कि वो गैल्वेनोमीटर पर डिपेंड करती है। नहीं सर, गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाती है, तो डिपेंडेंसी किस पे बनती है? तो डिपेंडेंसी बनती है जो बाहर वाले हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, इन पे डिपेंडेंसी बनती है कि आउटर सर्किट में तुमने कितना लगा रखा है। तो सर पहली बात रॉन्ग हो गई, ठीक है, गलत। चलो अब आगे बढ़ते हैं रीजन पे। एट बैलेंस कंडीशन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नॉन जीरो। ये कह रहा है कि नॉन जीरो होता है, यानी ये बात भी ये गलत कह रहे हैं। अभी हमने देखा बैलेंस कंडीशन का मतलब ही कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो दे दे, जिसे हम क्या बोलते हैं, नल मेथड बोलते हैं, कि गैल्वेनोमीटर कितना शो करे, जीरो शो करे, इसी पे तो बैलेंसिंग होती है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो ये वाली बात भी सर क्या होगी हमारी, रॉन्ग हो गई। तो किस ऑप्शन नंबर के साथ आप जाओगे? दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। गेट इट? आगे बात समझ में? तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है अपने चैप्टर 3 को इन रीजन असर्शन सीरीज। आई होप कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी पे बात कर ली, थोड़ी बहुत कोई चीज़ें बच गई हूँ शायद, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हमेशा बच ही जाता है, पर हमने कोशिश की कि सारी चीज़ें ले दे के किसी ना किसी तरह से कवर हो जाए। गेट इट? तो हम मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट पे, अगले रीजन सेशन की सीरीज के टर्म में, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 2 को। तो जब हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे तो उससे पहले आप चैप्टर 2 को पढ़ के आएंगे, ताकि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसे खुद सॉल्व कर लें। गेट इट? तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।